स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को एक सही परवरिश देने के चक्कर में उनके ऊपर हार्श हो जाते हैं, जिसे हार्श पेरेंटिंग कहा जाता है। इस बात के कई लॉजिक्स दिए जाते हैं कि अगर बच्चों के साथ सख्ती से ना निपटा जाए तो शायद उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, और इस तरह बदस्तूर ये जो हार्श पेरेंटिंग है वो चलती आ रही है। लेकिन अब कुछ फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि हार्श पेरेंटिंग से बच्चों के डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं और जो बच्चे हार्श पेरेंटिंग का शिकार होते हैं वो आगे जाकर अवसाद में आ सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों की परवरिश हार्श पेरेंटिंग के साथ होती है, यानी कि सख्त पेरेंटिंग के साथ होती है, वो आगे चलकर डिप्रेशन में आने के उनके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कि स्टडी क्या कहती है और उसके बाद हम इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। बच्चे हैं तो नटखट भी होंगे और शैतानियां भी करेंगे। कुछ बच्चे कम शैतानी करते हैं तो कुछ ज्यादा, लेकिन इन पर हद से ज्यादा अंकुश रखना उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं तो कुछ डांट डपट कर डरा धमका कर बच्चों को हद में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक सख्त पेरेंटिंग बच्चों के दिलो दिमाग पर न केवल बुरा असर डालती है, बल्कि कुछ मामलों में पाया गया है कि बच्चों पर हद से ज्यादा सख्ती उनके जीनोम मैपिंग तक को प्रभावित कर रही है। इससे बच्चों के जीन के डीएनए तक में बदलाव देखने को मिला है, जो उन्हें गहरे सदमे का शिकार बना सकता है। बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने औसतन 14 साल के बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में उन 21 बच्चों को रखा गया जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति सपोर्टिव थे और उनका बच्चों पर दबाव कम था। दूसरे ग्रुप में उन 23 बच्चों को रखा गया जिन पर सख्त पेरेंटिंग थी। शोधकर्ताओं ने दोनों समूहों में शामिल बच्चों के जीनोम मैपिंग की स्टडी की। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों की सख्त पेरेंटिंग थी उनकी जीन के डीएनए में मिथाइलेशन का स्तर ज्यादा था। दरअसल मिथाइलेशन की अधिकता अवसाद को बढ़ाने का काम करती है। पहले मिथाइलेशन को समझते हैं। आखिर ये कौन सी बला है? दरअसल ये बॉडी में होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो बच्चों पर होने वाली सख्ती या डर के कारण होती है। इस प्रोसेस में एक छोटा मॉलिक्यूल डीएनए, प्रोटीन या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। ऐसा होने से जीन एंजाइम की मात्रा घट या बढ़ सकती है। प्रोटीन बनना बंद हो सकता है, यानी जीनोम मैपिंग में बदलाव का ये बड़ा कारण होता है। इसे सीधे तौर पर अवसाद से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, बचपन में जीन के डीएनए में हुआ ये बदलाव लंबा असर डालता है और बढ़ी हुई उम्र में भी जोखिम पैदा कर सकता है। जिन बच्चों पर पेरेंट्स की सख्ती ज्यादा होती है उन बच्चों में अवसाद और तनाव के अलावा कुछ तात्कालिक असर भी देखने को मिलते हैं, खासकर चिड़चिड़ापन, जल्द गुस्सा आना, पेरेंट्स का सामना करने से डरना, लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होने के साथ अनिद्रा की समस्या होना इनमें आम बात है। बच्चों को डीप डिप्रेशन से दूर रखना है तो किसी गलती करने पर उन्हें बैठकर समझाएं, उन्हें भावनात्मक तौर पर अपने करीब रखें, उनके ऊपर किसी टास्क के लिए अधिक दबाव ना डालें, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार रखें जिससे वो अपनी हर बात आपसे साझा करें। ये कुछ ऐसे सामान्य टिप्स हैं जो आपके नौनिहाल को न केवल दिमागी तौर पर दुरुस्त रखेंगे, बल्कि वो आपके साथ हर बात के साझेदार भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं मानसस्थली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ हैं रुबाइना सिंह जो कि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। रुबाइना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष सहगल जो कि लाइफ कोच हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर कपूर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये कितनी सिग्निफिकेंट है ये रिपोर्ट, और जैसे हम बता रहे थे कि बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जो पेरेंटिंग का जो मैकेनिज्म हुआ करता था वो जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं वो आउटडेटेड हो जाता है। कहा जाता है कि भाई पुराने ज़माने की पेरेंटिंग हो गई, अब नए तरीके से करें। और नए तरीके को कैसे करें, कई बार हार्श हो जाते हैं, कई बार एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, फिजिकल पनिशमेंट तो अभी भी है हमारे यहाँ पेरेंट्स के द्वारा, और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस भी हैं। तो कंफ्यूजन में रहते हैं पेरेंट्स की हम करें तो करें क्या।
लेकिन हार्श पेरेंटिंग का क्या इसके नुकसान, एक बच्चे की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है मैम? दीपक, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आपने। और इस बारे में जैसे कि हम आमतौर पे कहते हैं कि पेरेंटिंग की कोई किताब नहीं है। आप एज अ पेरेंट, जब आप पेरेंट बनते हो, आप कितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जब बच्चा आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन जहाँ तक इस स्टडी का सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है, ना सिर्फ इसलिए कि ये बात हम पहले से ही समझते हैं कि जितना हम अथॉरिटेरियन होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल में, जितना हम हार्श होते हैं, उसका नुकसान बच्चे पे पड़ता है। लेकिन अब हमारे को बायोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब जीनोम पे या डीएनए पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, जो इस थियोरी को और भी मजबूत बनाता है। जहाँ तक कन्फ्यूजन का सवाल है, पेरेंटिंग स्टाइल्स को यूजुअली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अथॉरिटेरियन एक है, उसके अलावा अथॉरिटेटिव है, परमिसिव है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। तो इसमें जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है उसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम बहुत ही हार्श और प्यूनिटिव, मतलब कि जहाँ पे माता पिता को लगता है कि माय वे और हाईवे जो हम कह रहे हैं वही मानना चाहिए और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं मानना चाहिए। तो जब ऐसी पेरेंटिंग होती है तो ऐसे केस में बच्चे को लगता है कि उसको कोई समझ नहीं रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, एक इमोशनल तौर पे वो अपने आप को अकेला और लोनली महसूस करते हैं और उनकी तनाव सहने की क्षमता जो है वो कम होती चली जाती है, जिस वजह से वो बड़े होके उनकी तनाव सहने की क्षमता में कमी आने की वजह से अवसाद या एंजाइटी जैसी शिकायतें हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है, इनफैक्ट अभी मैं ओपीडी से ही आ रही हूँ और मैं यही पॉइंट डिस्कस कर रही थी एक पेरेंट से जिनकी 14-year-old डॉटर है, कि इसका मतलब है कि दूसरा प्रॉब्लम भी होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे बच्चे को, बिल्कुल ही उसे कुछ नहीं करेंगे, तब भी प्रॉब्लम होगी। तो डेफिनेटली अगर जब हम मानसिक संतुलन या जिंदगी में संतुलन की बात करते हैं तो ये संतुलन हर क्षेत्र में लाने की जरूरत है, जिसमें पेरेंटिंग भी एक वही क्षेत्र आ जाता है। संतुलन से मतलब है कि आप बच्चे को गाइड करेंगे, लेकिन आप बच्चे को प्यार से गाइड करेंगे, सेंसिटिवली गाइड करेंगे। आप बच्चे की गलती को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आप उसे उसकी भावनाओं को समझ के उससे कम्युनिकेट करेंगे। तो जहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह का रिस्पॉन्स होता है पेरेंट का कि बच्चे को लगता है कि मैं बिल्कुल ही गलत हूँ या मैंने बहुत बड़ी गलती की है या मेरे में बहुत कमियां हैं, उन चीज़ों से हम बचा सकते हैं यदि हम बच्चे को प्यार से और भावनात्मक तौर पे उससे जुड़ के उसे समझाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो एक और पेरेंटिंग स्टाइल की हम बात करते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसका मतलब है कि बच्चे के साथ आप पेरेंट हैं। पेरेंट कौन है? पेरेंट आपकी केयर करता है, आपकी परवाह करता है, आपको गाइड करता है, आपको जो बताता है इसलिए बताता है ताकि आप जो हैं लाइफ में प्रोग्रेस हो सके। पर ये एक पावर स्ट्रगल नहीं है, ये वो पेरेंट नहीं है जो अपने आप को मोस्ट पावरफुल समझता है, ये वो पेरेंट नहीं है जो सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी सब लोगों को या बच्चे को कुछ नहीं पता है। ये वो पेरेंट है जो 2 वे कम्युनिकेशन में बिलीव करता है। तो यदि ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल हम चूज करते हैं तो डेफिनेटली हम इस चीज से बच सकते हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। टोटली। रुबाइना, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जैसा कि डॉक्टर ज्योति ने भी बताया कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एन आइडियल पेरेंट, राइट? सो आइडियल पेरेंट कौन होंगे, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। अब ऐसे में हम बोल देते हैं कि साहब आप बच्चे पे ज़्यादा हार्श मत होइए, आप उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहिए, एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस ठीक नहीं है, फिजिकल पनिशमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी एक पक्ष जो पेरेंट्स की तरफ से आता है वो ये भी आता है कि कहीं आप पेरेंट्स को तो एक परफेक्ट होने के कि एक परफेक्ट पेरेंटिंग आपको करनी चाहिए, कहीं हम पेरेंट्स को ही तो नहीं डाल रहे हैं प्रेशर में, और फिर वो शायद वो सही तरीके से निर्णय ना ले पाए अपने बच्चे के लिए। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में करें क्या? एक आइडियल पेरेंटिंग अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर नहीं है तो उसके इर्द गिर्द क्या हो सकती है? नमस्कार। मेरा मानना ये है कि बाकी पेरेंट्स के दिमाग में अब उन्होंने अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली है कि ये ठीक है और ये गलत है। बहुत ही बढ़िया सेइंग है, बच्चे मन के सच्चे। तो
हर पेरेंट से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने बच्चों को इजाजत देते हैं एक सच्चाई से वो उनके सामने आए और जो वो फील कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स क्या वो दिखा सकते हैं? अगर मान लीजिए कि बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं, नाराजगी शो कर रहे हैं, तो उसी टाइम ही पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को तो परफेक्ट होना चाहिए और मैं एज अ मदर मुझे उनको डांट लगा देनी चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, गुस्सा आप नहीं कर सकते, गुस्सा करना बिल्कुल गलत है। तो माँ बाप उसी टाइम ही अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप गुस्सा मत करो, आप चीखो मत। कभी भी पेरेंट्स ये नहीं पहले सोचना चाहते या पूछना चाहते कि रीजन क्या है, कि आप नाराज आप क्यों हो रहे हैं, गुस्सा की रीजन क्या है। उसी टाइम में अगर आप अपने बच्चों को चुप करा देंगे तो बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन जो बच्चा फील कर रहा है वो उसके अंदर ही है, वो खत्म नहीं होता। फिर जैसे जैसे बच्चा बाहर जाता है, स्कूल जा रहा है या बाहर की दुनिया में है, वो उसका जो अंदर के इमोशंस है वो कहीं वो बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं या वो कुछ गलत कर रहा होगा या कुछ गलत या बुली कर रहा होगा किसी बच्चे को। क्योंकि बच्चे के अंदर जो इमोशंस हैं, देखिए बच्चों को डिप्लोमेटिक होना नहीं आता, बच्चों को छुपाना भी नहीं आता। जो वो फील कर रहे हैं वही वो बाहर दिखाएंगे। तो क्या पेरेंट्स इजाजत दे सकते हैं उनको कि कम से कम वो जो फील कर रहे हैं, वो उनकी फीलिंग्स हैं, उन्हें रॉन्ग ना ठहराया जाए, उन्हें गलत ना बोला जाए। बच्चे थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखते हैं पेरेंट्स से सब कुछ। बच्चों के पहले टीचर्स होते हैं उनके पेरेंट्स। बचपन में ही जिस तरह उनके माँ बाप उनके साथ रहेंगे, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो बिल्कुल उन्हीं को इनैक्ट करते हैं और उन्हीं के बिहेवियर को कॉपी करके उनके भी रिएक्शन बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे कि बच्चा जब अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे ये बात आपकी बुरी लगी है, आप यहाँ गलत हैं, तो इंस्टेड कि माँ बाप उसकी बात सुने, माँ बाप और उसको जिस तरह पेश आते हैं, गुस्से से आते हैं, डांट लगाकर कि आपने मुझे गलत कैसे बोल दिया। इंस्टेड कि आप इस तरह रिएक्ट करें, अगर आप एक फीडबैक की तरह अपने बच्चे की बात को सुने तो आपको भी देखिए एज अ पेरेंट चांस मिलेगा कि वो आप भी अपने आपको एज पेरेंट इंप्रूव कर पाए। ये जो सेल्फ इमेज हर एक पेरेंट ने बना ली है आज, ये उन्हीं के दिमाग में है। बच्चों ने आपको कुछ भी नहीं बोला। बट अगेन वो जो माँ बाप है, जो आज जो पेरेंट्स हैं, वो कुछ साल पहले वो भी बच्चे रहे होंगे। उनको जो इकोसिस्टम मिला अपने माँ बाप से संवाद का, शायद वो वही पास ऑन कर रहे हैं। तो ये इश्यू शायद कहीं पर इसका कोई सिरा निकल कर सामने नहीं आता। डॉक्टर आशीष सहगल, क्या आपको कोई सिरा नजर आता है कि कहां पर हम इसको सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं? कहां पर हम कह सकते हैं कि साहब हम अपने बच्चे को सपोर्टिव अपब्रिंगिंग दे पाएं? थैंक यू दीपक, आपने इस टॉपिक को उठाया और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और जब हम धुरी की बात करते हैं, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, बात निकल के आती है कि हमारा बच्चा बहुत अटेंशन सीकिंग है, बहुत ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। मेरी छोटी सी सलाह है कि इसको अटेंशन सीकिंग की जगह सपोर्ट सीकिंग की तरह देखा जाए। वो आपसे मदद मांग रहा है, अटेंशन सीकिंग की जगह इसको सपोर्ट सीकिंग की तरह देखा जाए। और जहां तक रही बात धुरी की, आज की जो जनरेशन है वो पूरे इतिहास में अब तक सबसे आरामदायक जनरेशन है। किसी भी जनरेशन को देखिए, आज हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, इलाज हैं, हर चीज है। तो ऐसे में ऐसा क्या हो रहा है कि पेरेंट्स कई बार उस प्रेशर को डील नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हमें बात पेरेंट्स की करनी है। अक्सर कई बार पेरेंट्स आते हैं और बात करते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं सुन रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, हमसे हैंडल नहीं हो रहा। तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि तकलीफ किसे है? पेरेंट्स कहते हैं हमें तकलीफ हो रही है। तो भाई, इलाज किसका होगा, थेरेपी किसकी होगी, कोचिंग किसको मिलेगी? पेरेंट्स को। इसके अलावा एक छोटी सी बात और उठती है, जो मेरा एक बहुत डीप बिलीफ है, एक बहुत यकीन है इस बात का, कि ये जो प्यार होता है बच्चों के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ, या प्यार किसी भी तरीके से, लव, दुनिया में ज्यादातर समस्याएं प्यार की कमी से आती हैं। और जहां आप उसमें प्यार को थोड़ा सा जोड़ देते हैं, समस्याएं सुलझने लग जाती हैं। माँ बाप अपने आप को एक आइडियल सेल्फ में न देखें,
अपने आप को दूसरों की नज़र से न देखें और किसी तरीके से खुद अपने आप को समझें। और बच्चों से, जब माँ बाप और बच्चे का रिश्ता समाज की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, खुद की नज़र से देखा जाना चाहिए। जो सुख सुविधाएं आज बच्चों के पास है, उनके माँ बाप के ज़माने में शायद नहीं थी उनके पास। उस ज़माने के व्यवहार से कंपेयर ना करें, नए व्यवहार की तरह देखें इसको। तो मैं तो यही कहूँगा दीपक। सो डांटना फटकारना अपने बच्चों को ये कोई नई बात नहीं है, हर घर में होता है, आपकी हमारी सबकी लाइफ में होता आया है और शायद होता रहेगा। लेकिन अब कुछ स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि डांट फटकार शायद आपके बच्चे के डीएनए में कुछ तब्दील कर रहा है, जीनोम में कुछ तब्दील कर रहा है। इसलिए आज थोड़ा सा हम आपके बच्चे की बात कर रहे हैं और शायद आपके बच्चे की जब हम बात करें तो शायद हम आपसे ज़्यादा मुखातिब हैं, आपके बच्चे से कम। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। डॉक्टर कपूर, अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि भाई अगर हम बच्चे पर सख्ती ना करें, कई पेरेंट्स कई बार सख्ती को ज़रूरी मानते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर हमने सख्ती नहीं किया, और आपकी भाषा में अगर हम कहें तो वो शायद वो लापरवाह पेरेंटिंग में चला जाता है, वो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल में चला जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता बच्चे से कि बच्चे की लाइफ में क्या। और हाँ ठीक है, जो है करने दो ना, अपनी लाइफ उसको जीने दो, वो जैसा जी रहा है जीने दो। लेकिन इसके खतरे ये हो जाते हैं कि फिर बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नीडी हो जाता है। शायद उसको इस समय समझ में ना आए, लेकिन बाकी जो उसकी ज़िंदगी बची हुई है आगे के रिलेशनशिप्स में, उसको वो मिल नहीं पाता। तो ये थोड़ी सी ऐसी लाइन है जिसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सटीक सवाल दीपक, और आप हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जवाब देते हुए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है जब आप कहते हो कि डांटना फटकारना से डीएनए में चेंज आ जाएगा। नॉर्मली जब हम डांटते हैं या कोई बात बोलते हैं, उससे ऐसा बदलाव नहीं आता है। बदलाव तब आता है जब उस डांट फटकार में, जैसे कि अभी डॉक्टर सहगल ने कहा, प्यार की कमी होती है और जहां बच्चे को लग रहा होता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो जो संतुलन की मैं बात कर रही थी, बैलेंस की मैं बात कर रही थी, वही बैलेंस अटेन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें चीज़ परेशान क्या कर रही है। हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, लेकिन बच्चा क्या चाहता है, और यदि हमारा बच्चा जो हम चाहते हैं नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसे रुबीना ने भी अभी मेंशन किया था कि हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि बेटा अगर तुम ये बात नहीं कर रहे हो या इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो। सो वंस यू स्टार्ट द डायलॉग, एक बार वो एक कम्युनिकेशन अगर शुरू हो जाता है तो उस कम्युनिकेशन के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें खोल सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर हमने अनइन्वॉल्व या परमिसिव पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में तो इमोशनल बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है। वहाँ पे बच्चे को नहीं लगता कि उसके साथ कोई है, इसलिए उसका नुकसान होता है। जहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग है, वहाँ पे ये है कि आप जो भी रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं उसको आप स्ट्रिक्टली या एक डिसिप्लिन वे में हैंडल नहीं करते हो। एक कंसिस्टेंसी नहीं है पेरेंटिंग की, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग या हार्श पेरेंटिंग जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें ओवर डिसिप्लिन या एक तरीके से ओवर प्यूनिटिव बिहेवियर होता है, वहाँ पे बच्चे को ये लगता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है और अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। और पनिशमेंट का मतलब हमेशा फिजिकल पनिशमेंट नहीं होता है। पनिशमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ डिप्राइव किया जा रहा है, आपसे कुछ ले लिया जा रहा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, आपकी आवाज़ है, आपके ह्यूमन या इंसान होने का जो चीज़ है वो। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि कई बार नहीं, आपने सही बोला मैम, कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स डांट फटकार के चक्कर में वो कई बार साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं बच्चे को, और बच्चे की यहीं से एक अजीब सी वो एक कंफ्यूजन सी जर्नी शुरू होती है। सो ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी नहीं होना चाहिए रुबाइना? जी बिल्कुल। बात यहाँ से है कि पेरेंट्स को लगता है कि जो उनका रिलेशन है बच्चों के साथ वो बचपन से ही शुरू नहीं हुआ है, वो ओवरनाइट ही उनका बनता है। अगर बच्चा 10 साल का है तो अलग रिलेशन, टीनेजर है, जब टीनेजर हो जाता है तो अलग रिलेशन। क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों को अगर पेरेंट्स
एक प्यार भरी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। जब बच्चा एक माँ के पास आ रहा है कि मम्मा आप मेरे साथ प्ले कर लो या मेरी बात सुन लो, या बच्चा रो रहा है तो इतना उसकी फीलिंग्स को ऑब्जेक्ट करा जाता है कि बच्चा उनसे आस्ते आस्ते शेयर करना बंद हो जाता है। अटेंशन जब बच्चों को नहीं मिलती है तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है पेरेंट्स का बिहेवियर देख के, मान लीजिए कि जैसे ही बच्चा टीनेजर बन गया है तो वो बच्चा बिल्कुल वही बिहेवियर पेरेंट्स के साथ करना शुरू हो जाता है। और बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके अपने टीनेजर्स की, हमें टाइम नहीं देते हैं, सारा टाइम फ्रेंड्स चाहिए। तो मैं यही समझाती हूँ कि बच्चों को जो घर से चीज नहीं मिलती वही बच्चे बाहर ढूंढना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उन्हें अटेंशन देंगे, अटेंशन का मतलब है प्यार, टाइम, और पेरेंट्स बार बार बच्चों को जरूर ये बोलते हैं कि डिवाइस पर रहते हो, सारा टाइम अपने फोन पर, आईपैड, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर होते हो। बहुत सी बारी मैंने ये पेरेंट्स को देखा है कि बच्चा आपके पास आके बैठता ही है और एक जो मदर है या फादर है अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर होते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं बच्चों के अंदर भी वही जा रहा है। बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन आपने ना बिल्कुल नया एंगल निकाला। मैं डॉक्टर सहगल के पास जाऊंगा। डॉक्टर सहगल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स का ईगो इतना ज्यादा हो गया, वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं बच्चे के लिए? जैसे अभी रुबाइना बता रही हैं कि भाई सारा दिन इनको फ्रेंड्स चाहिए, पेरेंट्स भी ईगो में आ जाते हैं, उनका ईगो हर्ट होने लग जाता है कि हमारी क्यों नहीं सुन रहा, ये तो हमारा बच्चा है, फ्रेंड की बात सुन रहा है ये, या अपने किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन रहा है, या अपने किसी हीरो या हीरोइन जो भी उसने आइडल बनाए हुए उनकी बात सुन रहा है, लेकिन मेरी नहीं सुन रहा। तो शायद पेरेंट्स का ईगो हर्ट होता है कि अरे यार ये देखो हमारा ही बच्चा है, हमारी नहीं सुन रहा, बाहर वालों की सुन रहा है। ये ईगो भी शायद समझना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। देखिए, किसी भी रिश्ते में, सिर्फ माँ बाप और बच्चे के रिश्ते में नहीं, किसी भी रिश्ते में ईगो उस रिश्ते को खराब करने के लिए काफी है। ईगो अकेली ऐसी चिंगारी है जो किसी भी रिश्ते को तहस नहस कर सकती है। तो खास तौर पे अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर पेरेंट्स की ईगो है, वो ईगो ये हो सकती है कि अरे हम तो बड़े हैं। अब देखिए, बड़ा होना अकल का कोई खास सबूत नहीं है, उम्र का कोई खास अकल से लेना देना नहीं, हमने बहुत बार देख लिया इस बात को। तो पेरेंट्स की एक ईगो रहती है, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। देखिए, माँ बाप का रिश्ता बच्चों के साथ ट्रांजैक्शनल नहीं होता है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता नहीं है कि मैं आपके लिए ये करूंगा तो आप मेरे लिए ये करोगे। कुछ पेरेंट्स शायद ये थोड़ा सा भूल जाते हैं। फिर एक सोशल ईगो होती है कि हमारे समाज में ये इज्जत है, सब हमारी बात सुनते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, किसी और की बात सुन रहे हैं। मैं तो इसको इस तरह से देखूं कि अगर आपके बच्चे किसी और की बात सुन रहे हैं तो उस इंसान की मदद लीजिए, उसको एक रिसोर्स पर्सन की तरह इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चे आप ही के रहेंगे, वो जेनेटिकली किसी और के बच्चे नहीं हो जाएंगे। और दूसरी बात यहां एक बहुत बड़ी आती है कि हम बच्चे कह किसको रहे हैं। जैसे मैं कहूं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट कहे, डॉक्टर्स कहे, साइकेट्रिस्ट कहे, हम बच्चे को एक खास उम्र तक बच्चा मानते हैं, 17-18 साल की। उसके बाद उसको अगर वोट करने का हक है, उसको जीवन साथी चुनने का हक है, उसको एक पब में जाकर पीने का हक है, तो बच्चा नहीं रह जाता। लेकिन हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां एक इंसान 40 साल का होकर, 50 साल का और 60 साल का होकर भी बच्चे की तरह रहता है। तो ये जो समाज में बचपन की उम्र और एक माँ बाप के रिश्ते में बचपन की उम्र की समझ, ये बहुत अलग है। एक अलग किस्म की मैच्योरिटी चाहिए होगी। मुझे लगता है कि जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन रहा है आज का, वो यही रहा है जहां तक मैं समझ पाया हूं। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, आधे घंटे की चर्चा में हम शायद बहुत सारे आयामों को छू नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया है वो आपको कि बच्चे को आप डंडे के बल पे या डांट के बल पर बड़ा कर देंगे, अच्छा बना देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसको बिल्कुल ही लीनियंट हो गए, इग्नोर कर देंगे कि जो उसको करना है करने दो, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो बीच का रास्ता बचता है सपोर्टिव अपब्रिंगिंग। आपको बड़ा करना है उसको सपोर्ट करके, और सपोर्ट हर लेवल पे होना चाहिए, तो शायद कुछ बात बन पाए। हालांकि जैसा मैंने कहा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, किसी एक नतीजे पर पहुंच नहीं सकते, पर फिलहाल आज बड़ी अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सो मच, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। डॉक्टर ज्योति कपूर, थैंक यू सो मच। रुबाइना सिंह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आशीष सहगल, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।